Hello everyone, welcome to my online classroom, and today in this video we are going to continue with the same chapter of class 10th, Eco chapter 1 development. So let's see जो हमारे आगे कंटेंट हमें जो कंप्लीट करना है वो है ये रिलेटेड है आपका बीएमआई से, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो। यहाँ से हमेशा 1 मार्क और 3 मार्क्स के क्वेश्चन हमेशा बनते आए हैं। तो बीएमआई क्या है, वो है बॉडी मास इंडेक्स, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं और किसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखिए, वन वे टू फाइंड आउट इफ वी आर प्रॉपरली नरिश्ड इज टू कैलकुलेट व्हाट न्यूट्रिशन साइंटिस्ट कॉल बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे बेसिकली न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो न्यूट्रिशन साइंटिस्ट होते हैं, द पर्सन जो यहाँ पे स्टडी करते हैं कि किस तरह का न्यूट्रिशन लोगों को मिलता है कि नहीं मिलता है। तो इस बारे में ये पूरा पूरा बॉडी मास इंडेक्स है और उन्होंने बताया कि किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं बॉडी मास इंडेक्स को, जिसको हम बीएमआई भी बोलते हैं। दिस इज इजी टू कैलकुलेट। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, बहुत ईजी मेथड है। लेट ईच स्टूडेंट इन द क्लास फाइंड आउट हिज और हर वेट एंड हाइट। ठीक है, तो आपको किसी भी पर्सन की क्या आपको लेने, बच्चों की हाइट और वेट मेजरमेंट करना है। जैसे कि हमें अच्छे से पता है जो वेट होता है वो केजीज में हम लोग मेजर करते हैं, जो हाइट होती है वो हम सेंटीमीटर्स और मीटर्स में हम उसको मेंशन करते हैं। तो देन टेक द हाइट बाय ड्राइंग अप अ स्केल ऑन द वॉल एंड मेजरिंग एक्यूरेटली विद द हेड स्ट्रेट। ठीक है, तो हाइट ले लीजिए और वेट ले लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, कन्वर्ट द हाइट रिकॉर्डेड इन सेंटीमीटर्स इनटू मीटर्स। जो भी आपने सेंटीमीटर में हाइट ली थी उसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। फिर आपको क्या करना है, डिवाइड द वेट इन केजी बाय द स्क्वायर ऑफ द हाइट। तो आप देखिए, बस ये लाइन थोड़ा सा अंडरलाइन कर लीजिए। बीएमआई को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये है कि आप जो वेट लिया है केजी में, उसको आपको डिवाइड करना है हाइट के स्क्वायर से। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा, वेट इन केजी एंड अपॉन हाइट इन स्क्वायर। ठीक है, आपको ये आप जब डिवाइड कर दोगे स्क्वायर ऑफ द हाइट से वेट को, तो आपका आंसर आ जाएगा। जो भी आपका आएगा उसी को कहते हैं बीएमआई। जो भी नंबर आपको मिलेगा कैलकुलेशन के बाद वो है आपका बीएमआई। देन लुक एट द बीएमआई फॉर एज टेबल्स गिवन ऑन पेजेस 90 टू 91। 1991 में बीएमआई से रिलेटेड और एज से रिलेटेड आपको बताया गया है कि जब आपका बीएमआई नंबर इतना आएगा तो उसका क्या मतलब है, या उससे कम आएगा उसका क्या मतलब है। तो एज स्टूडेंट्स बीएमआई कुड बी विद इन द नॉर्मल रेंज और लेस देन दैट अंडर वेट और मोर ओबेसिटी। तो इस रेंज के हिसाब से जब बीएमआई कैलकुलेट जब आपको मिल जाता है कैलकुलेशन के बाद, जब आप वेट को डिवाइड कर लेते हो स्क्वायर ऑफ द हाइट से, तो जो भी आपको नंबर मिलता है वो आपका एक्चुअल बीएमआई है। और इस टेबल के अकॉर्डिंग जब आपको जो 90 टू 91 पेज में दिया गया उसके अकॉर्डिंग, या तो ये नॉर्मल रेंज पे भी हो सकता है आपका बीएमआई, या फिर हो सकता है कि आप अंडर वेट हो। इसका मतलब आपको और नरिशमेंट की ज़रूरत है, आपको और खाने की ज़रूरत है, पोषण आहार की ज़रूरत है, या फिर हो सकता है कि आप ओबेसिटी में भी आ सकते हो। इट मीन्स ओवर वेट। ठीक है, अपनी ज़रूरत से हिसाब से ज़्यादा आपका वेट है। For example, if a girl student is 14 years and 8 month old and the BMI is 15.2, then she is undernourished। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल बता दिया। मान लीजिए एक गर्ल है और वो 14 ईयर्स की है, 14 ईयर्स और 8 मंथ की है, और उसका जो बीएमआई जब कैलकुलेट किया वेट और हाइट के हिसाब से, तो उसका बीएमआई आया 15.2। इसका मतलब हुआ कि वो अंडर नरिश्ड है। इसका मतलब उसको और अच्छा नरिश न्यूट्रिशन फूड की ज़रूरत है। सिमिलरली दूसरा केस देखिए, एक बीएमआई है जो एक बॉय का जब कैलकुलेट किया, जो कि 15 ईयर्स और 6 मंथ्स का है। जब उसका कैलकुलेट किया तो बीएमआई आया 28। ठीक है, तो 28 शो करता है कि वो ओवर वेट है। डिस्कस द लाइफ सिचुएशन, फूड एंड एक्सरसाइज हैबिट्स ऑफ स्टूडेंट्स इन जनरल विदाउट बॉडी शेमिंग एनीवन। ठीक है, तो इस तरह की जो लाइफ सिचुएशंस हैं और जो फूड और एक्सरसाइज हैबिट्स हैं हर बच्चे की, तो आप थोड़ा क्लास में इसको डिस्कस करिए। और ये जनरली आप डिस्कस करेगा, ऐसा नहीं कि किसी का मजाक वजाक उड़ा के आप इसको करें, तो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, ताकि किसी को फील ना हो। ठीक है, एक जनरल टॉपिक को लेके इस तरह से डिस्कशन करिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। Once it is realized that even though the level of income is important, yet it is an inadequate measure of the level of development, we begin to think of other criteria. There could be a long list of such criteria, but then it would not be so useful. देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को मैं शॉर्ट फॉर्म में बिल्कुल बता दूंगी कि 1 मार्क क्वेश्चन यहाँ से बनता है हमेशा, कि पूछ लिया जाता है कि एच डी आई इसमें ज़्यादा पूछा जाता है। और इसी के साथ ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या होती है। ठीक है, तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एक आधा तरह का क्राइटेरिया होता है, जिससे कि हम पता कर सकते हैं कि कौन सी जगह ज़्यादा डेवलप है या कौन सी ज़्यादा डेवलप नहीं है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अंदर यहाँ पे देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो कौन पब्लिश करता है। कभी कभी आपसे 1 मार्क क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो पब्लिश की जाती है यूएनडीपी के द्वारा। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखिएगा।
यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ये इसको पब्लिश करती है। इसके साथ ही चलिए देखिए तो डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया होते हैं मेजरमेंट करने के डेवलपमेंट के। तो देयर कुड बी अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ सच क्राइटेरिया बट देन इट वुड नॉट बी सो यूजफुल। व्हाट वी नीड इज स्मॉल नंबर ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, ठीक है। तो बहुत सारे नंबर क्राइटेरिया हो सकते हैं, लिस्ट बहुत लंबी हो सकती है, पर क्या पता वो यूजफुल ना हो। तो कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें भी काफ़ी यूजफुल होती हैं लाइफ में, जैसे कि हेल्थ एंड एजुकेशन इंडिकेटर सच एज दी वंस वी यूज इन कंपेरिजन ऑफ केरला हरियाणा। तो हमने केरला हरियाणा और जैसे बिहार के केस में हेल्थ और एजुकेशन भी एक इंडिकेट करती थी, इंडिकेटर्स की तरह हमने यूज़ किया डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए। हेल्थ और एजुकेशन का सहारा लिया, जिससे पता चल गया कि केरला और हरियाणा की क्या स्टेटस है। ओवर द पास्ट डिकेड ऑल्सो हेल्थ एंड एजुकेशन इंडिकेटर्स हैव कम टू बी वाइडली यूज्ड अलोंग विद इनकम एज अ मेजर ऑफ डेवलपमेंट। तो बहुत सालों से ये चीज़ देखी कि पैसे के साथ इनकम तो एक फैक्टर होता ही है, साथ में हेल्थ और एजुकेशन भी कुछ इंडिकेटर्स हैं जिनके थ्रू हम कहीं किसी भी कंट्रीज की डेवलपमेंट को मेजर कर सकते हैं, किसी भी जगह की। फॉर इंस्टेंस ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय यूएनडीपी कंपेयर्स कंट्रीज बेस्ड ऑन द एजुकेशनल लेवल्स ऑफ द पीपल, देयर हेल्थ स्टेटस एंड पर कैपिटा इनकम। तो यहाँ पे देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो पब्लिश की जाती है यूएनडीपी, तो इनका मेन क्राइटेरिया क्या होता है? इनका मेन क्राइटेरिया होता है डेवलपमेंट मेजर करने का, वो है एजुकेशन लेवल, वो है हेल्थ स्टेटस, और वो है साथ ही साथ पर कैपिटा इनकम। इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू लुक एट सर्टेन रेलिवेंट डाटा रिगार्डिंग इंडिया एंड नेबर्स फ्रॉम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2018। तो ये उसके अकॉर्डिंग डाटा दिया गया है। तो यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिएगा कि वर्ल्ड बैंक जो होती है वो क्राइटेरिया जब डेवलपमेंट को कंपेयर करना होता है डिफरेंट कंट्रीज के बीच में, तो वर्ल्ड बैंक हमेशा यूज़ करती है इनकम क्राइटेरिया। अच्छा, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो कि यूएनडी पे पब्लिश करता है, इसका क्राइटेरिया होता है डेवलपमेंट कंपेयर करने का, ये इनकम फैक्टर को तो काउंट करता ही करता है, साथ में ये एजुकेशन हेल्थ स्टेटस को भी ये सेम इंपॉर्टेंस देता है, और इसके थ्रू ये कंपेयर करता है डिफरेंट कंट्रीज के बीच में डेवलपमेंट की थ्योरी। इसके बाद चलिए नेक्स्ट टेबल दिया गया है एक टेबल, उसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ 1.6 टेबल है और सम डाटा रिगार्डिंग इंडिया एंड इट्स नेबर्स फॉर 2017, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं, तो मैं यहाँ से भी आपको एक बार थोड़ा सा टेबल स्टडी कर लेते हैं। कोई भी टेबल आप छोड़िएगा मत, इससे पहले के भी पेजेस में काफ़ी सारे टेबल्स के थ्रू ही मैंने एक्सप्लेन किया है, अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लीज़ देख लीजिएगा। तो यहाँ भी देखिए कुछ डाटास दिए गए हैं और इंडिया और उसके नेबरिंग कंट्रीज़ के डाटा दिए हैं, और देखते हैं किस किस बेसिस पे ये कंपैरिजन हुआ है। ये 2017 का डाटा है। कंट्रीज़ हैं श्रीलंका, क्योंकि इंडिया और नेबरिंग कंट्रीज़ की बात हो रही है यहाँ पे, श्रीलंका, इंडिया, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश। कंपैरिजन देखिए किन किन चीज़ों के बेस पे हो रहा है। एक हो रहा है ग्रॉस नेशनल इनकम, तो ये फुल फॉर्म याद रखिएगा, GNI का फुल फॉर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सब पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आपको नहीं पता कि आपसे कहाँ 1 मार्क FIB के थ्रू कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए। फिर देखिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, फिर है मेन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग ऑफ पीपल एज 25 एंड अबव, फिर है SDI रैंक इन द वर्ल्ड 2018 के हिसाब से, ये सर्वे के अकॉर्डिंग ये सब रिपोर्ट्स हैं। कितना पर कैपिटा इनकम यहाँ मेंशन किया, फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट क्या है, और स्कूलिंग अगर देखें आप तो वो किस टाइप के कितने लोग पढ़ने चाहते हैं, और साथ में SDI रैंक भी दिया है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बोलते हैं HDI को। तो इससे पहले जो नोट्स में थोड़ी सी एक एक लाइन में जो इनको जो टर्म्स हैं एक्सप्लेन करी हैं वो समझ लेते हैं। HDI क्या होता है? HDI स्टैंड्स फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, इसको लर्न कर लीजिए। और साथ ही SDI रैंक्स इन अबव टेबल आर आउट ऑफ 189 कंट्रीज इन ऑल। इसके तो ये जो जो भी आपको SDI रैंक मिला है, ये 189 जितनी भी कंट्रीज हैं उनमें से आउट ऑफ ये दिया गया है। फिर है सेकंड है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ डिनोट्स एज द नेम सजेस्ट एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्सन एट टाइम ऑफ द बर्थ। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ भी पूछ लिया जाता है कि इसका क्या मतलब होता है। तो इसका मतलब बहुत सिंपल है, जैसे बोला लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, इट मीन्स कि एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्सन एट एट द टाइम ऑफ बर्थ, कि जन्म के टाइम पे एक इंसान की, जब उसने जन्म लिया तो उसकी कितनी एक्सपेक्टेड लाइफ है, ठीक है, लेंथ ऑफ लाइफ है, वो इसमें मेंशन होती है। फिर है पर कैपिटा इनकम इज कैलकुलेटेड इन डॉलर्स फॉर ऑल कंट्रीज सो दैट इट कैन बी कंपेयर्ड। और ये बात याद रखिए, जो पर कैपिटा इनकम है आपको हमेशा डॉलर्स में मिलेगी सारी कंट्रीज की, ताकि कंपेयर कर सकें। अगर एक करेंसी नहीं रखेंगे तो किस तरह से आप कंपेरिजन करोगे, वो डिफिकल्ट हो जाएगा। तो डॉलर्स ही है जिसके अकॉर्डिंग ये कंपेरिजन होता है। इट इज ऑल्सो डन इन अ वे सो दैट एवरी डॉलर वुड बाय द सेम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन एनी कंट्री। ये एक तरीका ये भी है क्योंकि ताकि डॉलर से आप किसी भी जगह कोई भी गुड्स और सर्विसेज को खरीद सकते हो किसी भी कंट्री में।
फिर तो एक ये पूरा का पूरा आप थोड़ा सा टेबल को रीड करें तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस कंट्री, जो कंट्री है वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट में या अच्छी है, या फिर ग्रॉस नेशनल इनकम में अच्छी है, क्या इंडिया से पीछे है, या फिर स्कूलिंग लिटरेसी रेट देखें तो वहाँ अच्छी है, या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखें पूरा का पूरा 189 कंट्रीज में, तो क्या किस लेवल पे, किस रैंक पे इंडिया पोजिशन होल्ड करता है। ठीक है, तो ये आप देखिए। इसके बाद जैसे आप पूरा स्टेटस देख सकते हैं श्रीलंका का। देखिए अगर ग्रॉस नेशनल इनकम देखें वहाँ की तो कितनी है डॉलर्स में, 11,326। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट देखें तो 75.5 है, और मीन ईयर्स टू स्कूलिंग भी देखें तो 10.9 है, और एचडीआई जो पूरा का पूरा यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कि यहाँ के जो लोगों की कितनी डेवलपमेंट है उस हिसाब से जो इनको रैंक मिला वो भी 76 है। ठीक है, इंडिया का केस देखिए, इंडिया 6,353 यहाँ पे ग्रॉस नेशनल इनकम है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट देखें तो 68.8 है, जो कि कम है श्रीलंका से। फिर मेन ईयर्स अगर लिटरेसी रेट देखें तो वो भी 6.4 टाइप है। एचडीआई रैंक जो मिला है वो 130 मिला है। तो ये काफ़ी पीछे है तो श्रीलंका का कंपेरिजन। तो यहाँ पे इसी तरह से क्वेश्चन बनते हैं कि श्रीलंका जो कि काफ़ी छोटा एक, आपको अच्छे से पता है, आइलैंड कंट्री जिसको सेलोन भी बोलते थे पहले, है ना, बाद में इसका नाम लंका पड़ा, फिर इसको एज अ रिस्पेक्ट इसका नाम श्रीलंका पड़ा। तो किस तरह से वहाँ कंडीशन ज़्यादा बेहतर है इन कंपेरिजन ऑफ इंडिया, तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ बनते हैं। म्यांमार का एग्जांपल दिया, फिर पाकिस्तान का, फिर नेपाल का, फिर बांग्लादेश का। तो यहाँ ज़्यादातर मेरे को जहाँ तक याद है जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो श्रीलंका और इंडिया के थ्रू बनते हैं। पूछा जाता है कभी कभी बिना श्रीलंका का नाम दिए कि इंडिया से ज़्यादा बेहतर किस नेबरिंग कंट्री की कंडीशन है, तो वो आपको फिर आंसर देना है श्रीलंका ही एक ऐसी कंट्री है, क्योंकि बाकी आप देखो तो इतना ज़्यादा वहाँ आपको नहीं मिलेगा। इंडिया और श्रीलंका में ही ज़्यादा कंपैरिजन यहाँ पे दिया गया है, तो यहीं से क्वेश्चन बनता है। इसके बाद चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे, जो कि है, इट इज़ नॉट इट्स सरप्राइजिंग that a small country in our neighborhood, Sri Lanka, is much ahead of India in every respect, and a big country like ours has such a low rank in the world. Table 1.6 also shows that though Nepal and Bangladesh have low per capita income than that of India, yet they are better than India in life expectancy. ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें तो बिल्कुल सरप्राइजिंगली है कि जो मैंने अभी आपको बताया, श्रीलंका एक नेबरहुड कंट्री, जो कि आइलैंड कंट्री, इतनी छोटी कंट्री है, वहाँ पे बाकी सब चीज़ों में कितनी अच्छी वहाँ पे ग्रोथ है। एचडीआई रैंक भी उनको बहुत अच्छा मिला इन कंपेरिजन ऑफ इंडिया। इसी तरह अगर नेपाल और बांग्लादेश की देखें तो बेशक यहाँ पे लो पर कैपिटा इनकम जरूर है इन देशों की इंडिया से, वहाँ की जो इनकम है वो कम है, बट अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी आप देखो कि कितने साल वहाँ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, कि इंसान किस एज तक जीता है वहाँ पे, वो काफ़ी उनका अच्छा है इंडिया के कंपेरिजन। इट मीन्स वहाँ बेटर फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ के लोग शायद हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे डेथ रेट इतना कम है, या फिर आप कह सकते हो कि एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी की अ, जब इंसान बॉर्न होता है और मरते टाइम तक कितनी लाइफ तक वो जीता है। फिर देखिए, मैनी इम्प्रूवमेंट्स हैव बीन सजेस्टेड इन कैलकुलेटिंग एचडीआई, एंड मैनी न्यू components have been added to the human development report, but by prefixing human to development, it has made it very clear that what is important in development is what is happening to citizens of a country. It is people, their health, their well-being that is most important. तो देखिए जब भी हम कैलकुलेट करते हैं एचडीआई, तो बहुत लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ों को सजेस्ट किया कि आप इस कंपोनेंट को ले लीजिए, इसके अकॉर्डिंग आप एचडीआई रिपोर्ट बनाइए। जैसे नहीं अभी हमने क्या है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ले लीजिए आप लिटरेसी रेट ले लीजिए, या फिर एचडीआई ले लीजिए, है ना। तो इस थ्रू हम बहुत सारी चीज़ों को ले के बना सकते हैं रिपोर्ट। बट ये भी ज़रूरी है कि काफ़ी सारी चीज़ें और भी डिपेंड बहुत इंपॉर्टेंट रखती हैं, जैसे कि हेल्थ ले लीजिए, लोग वहाँ सुरक्षित रहें, तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रखती हैं। डू यू थिंक देयर आर सर्टेन अदर एस्पेक्ट्स दैट शुड बी कंसिडर इन मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट? तो आप अपने इसके अलावा भी आप अपने अकॉर्डिंग बता सकते हैं क्या ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजरमेंट करने के लिए कोई और क्राइटेरिया भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है इस चैप्टर का, वो है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट में पहले ही एक मीनिंग समझा देती हूँ इसका, इससे पहले कि हम पढ़ें इसको आपने रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट ज्योग्राफी का चैप्टर में भी पढ़ा था, वहीं से थोड़ा सा कनेक्टेड भी है यहाँ से, क्योंकि वहाँ भी डेवलपमेंट वर्ड आया था, यहाँ भी डेवलपमेंट वर्ड आ रहा है। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आज जो भी चीज़ें हमारे पास हैं उसको हम बिल्कुल अच्छे से यूज़ करें, और साथ ही अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी उन चीज़ों को सेव करें, इसी को बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट बिल्कुल आज अपनी कंट्री को डेवलप रखिए, बट साथ ही साथ जो भी डेवलपमेंट के लिए चीज़ें ज़रूरी हैं उनको फ्यूचर जनरेशन के लिए भी सेव करिए, ताकि आगे चल के भी हमारी जो कंट्री है वो डेवलप कंट्री में ही काउंट हो।
तो सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, देखिए सपोज फॉर द प्रेजेंट दैट द पर्टिकुलर कंट्री इज क्वाइट डेवलप्ड, देखिए वही बताया कि मान लीजिए आज तुम्हारी कंट्री बहुत डेवलप्ड है, वी शुड सर्टेनली लाइक दिस लेवल ऑफ डेवलपमेंट टू गो अप फर्दर और एट लीस्ट बाय मेंटेन फॉर फ्यूचर जनरेशन। ठीक है, तो इसका यही कहने का मतलब है कि जो भी हमारा लेवल है डेवलपमेंट का उसको आगे भी हम मेंटेन करके रखें, अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए मेंटेन करके रखें यही लेवल। दिस इज और ताकि हमारी फ्यूचर जनरेशन इससे और आगे बढ़े। दिस इज ऑब्वियसली डिजायरेबल। However, since the second half of the 20th century, a number of scientists have been warning that the present type and levels of development are not sustainable. और ये बहुत चैलेंजिंग भी है क्योंकि काफ़ी सारे साइंटिस्ट जितने भी आपने देखी होगी, इतनी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स होने की वार्निंग्स मिल रही हैं कि जो आज प्रेजेंट टाइप में अगर आपने इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं रखा तो हम बिल्कुल जो भी हमारी डेवलपमेंट है शायद हम आगे चल के फ्यूचर में इसको अचीव ना कर पाएँ, इसको सस्टेन ना कर पाएँ। ठीक है, इसके साथ ही देखिए यहाँ पे एक कॉलम में दिया है, वी हैव नॉट इनहेरिटेड द वर्ल्ड फ्रॉम आवर फोरफादर्स, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। इसके जो भी हमें अपने कहते हैं जो भी हमें अपने फोर फादर से जो भी चीज़ें मिली हैं उनको बिल्कुल हमें अपने आगे नेक्स्ट जनरेशन के लिए सेव करके रखना चाहिए। एक एग्जांपल देखिए, ग्राउंड वाटर इन इंडिया का लेवल, क्योंकि ये भी एक नेचुरल रिसोर्स है हमारे लिए, और किस तरह से अगर हम इसको किसी भी कंट्री के लिए जो नेचुरल रिसोर्सेज होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं उनकी लाइफ में फॉर द डेवलपमेंट पर्पस। अगर हम इनको संभाल के नहीं रखेंगे तो हम जो ये बात करें सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हमें हर चीज़ को संभाल के रखना है, जितना यूज़ है उतना ही उस चीज़ को इस्तेमाल करें और अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए उसको सेव करके रखें, ताकि जो अच्छा टाइम हमने गुजारा है वो हमारी फ्यूचर जनरेशन भी गुजारें, जो डेवलपमेंट हमने करी है वो हमारी फ्यूचर जनरेशन को भी वो डेवलपमेंट का दौर मिले। तो यहाँ पे ग्राउंड वाटर में बेस्ट पिक्चर के थ्रू आपको समझा देती हूँ तो आपको बहुत ईजिली समझ में रहेगा। आप देखो टाइम टू टाइम क्या हो रहा है, धीरे धीरे जो वाटर लेवल देखें आप, ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो धीरे धीरे घटता जा रहा है, बहुत ही कम होता जा रहा है। और अगर ये इसी तरह से हुआ तो आप देखते हो कि पानी वास्तव में हमें पता है कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है हमारी लाइफ में। और जो भी इरिगेशन आप देखते हो, एग्रीकल्चर में इरिगेशन के लिए वाटर बहुत नेसेसरी थिंग है। अगर आपको पीने के लिए मिला नहीं मिलेगा तो आप किस तरह से एग्रीकल्चर करोगे, और जब एग्रीकल्चर नहीं होगा तो आपको आगे चल के खाने को भी कुछ नहीं मिलेगा। तो ये एक पिक्चर के थ्रू आप पूरा का पूरा स्टेटस समझ सकते हो क्या आपको समझाया गया है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको आज बिल्कुल जुडिशली अच्छे से यूज़ करिए, और ताकि आप फ्यूचर जनरेशन के लिए भी उनको कंजर्व करके रख सकें। जैसे कि महात्मा गांधी जी ने बहुत अच्छी बात की है, कही है कि अर्थ के पास इनफ रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ एवरीवन। हर किसी को ज़रूरत को पूरा करने के लिए इतनी इनफ चीज़ें हैं अर्थ के पास, बट नॉट द ग्रीड ऑफ एनीवन। बट किसी एक के लालच को पूरी करने के लिए कुछ भी अर्थ के पास कोई भी नेचुरल रिसोर्स नहीं है। इसके बाद देखिए कुछ क्वेश्चन है, वाई ग्राउंड वाटर इज ओवर यूज, क्यों ग्राउंड वाटर का इतना ओवर यूज हो रहा है। बी है, कैन देयर बी डेवलपमेंट विदाउट ओवर यूज। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ से पुट अप कीजिए इस पिक्चर के थ्रू। ये मैं पिक्चर इसलिए आपको बताई हूँ क्योंकि वो आजकल ये भी है कि एग्जाम में कुछ पिक्चर्स दे दी जाती हैं और फिर आपसे पूछे जाते हैं उस पिक्चर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, तो इससे बेटर है कि आप अभी समझ लो इनको, ताकि एग्जाम में आपका टाइम थोड़ा सेव हो जाए। वहाँ पे जब आप टाइम इतना वेस्ट करोगे सोचने समझने के लिए ना, तो वो टाइम आप यहाँ लगा दो। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, ग्राउंड वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। हमें अच्छे से पता है कि ग्राउंड वाटर जो है एक रिन्यूएबल रिसोर्स का एग्जाम्पल है। दीज रिसोर्सेज आर रिप्लेनिश्ड बाई नेचर एज इन द केस ऑफ क्रॉप्स एंड प्लांट्स। बट धीरे धीरे देखा आपने चीज़ें धीरे धीरे गायब खत्म होती जाती हैं क्योंकि हम इसका ओवर यूज करते जा रहे हैं। हाउएवर इवन दीज रिसोर्सेज मे बी ओवर यूज, फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ ग्राउंड वाटर, इफ वी यूज मोर देन व्हाट इज बीइंग replenished बाय रेन, देन वी वुड बी ओवर यूजिंग दिस रिसोर्स। जैसे हमें पता है कि नेचुरल रिसोर्सेज बार बार प्रकृति बनाती चाहती है, इस वजह से हम उन्हें यूज भी कर देते हैं। देखिए बट बनाने का भी एक प्रोसेस होता है। अगर बनने से पहले आप किसी चीज़ को भारी मात्रा में इस्तेमाल करते जा रहे हो तो वो चीज़ खत्म हो जाएगी। जैसे कि आप देखिए ग्राउंड वाटर का भी केस देखिए, तो जब बारिश होती है तो उसी से ग्राउंड वाटर का लेवल बढ़ता जाता है, बट बारिश हुई नहीं सपोज करिए, और आपने बहुत ओवर यूज कर लिया इस रिसोर्स का, तो वो रिसोर्स एक तरह से खत्म ही हो जाएगी। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच विल गेट एग्जॉस्टेड। ठीक है, रिन्यूएबल तो हमें पता है कि बार बार हम प्रकृति हमें देती रहती है, हम उसको यूज करते रहते हैं, जो चीज़ें खत्म नहीं होती यूज करने के बाद। अच्छा, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन सी होती हैं, जो कुछ सालों में खत्म हो जाती हैं, आपने यूज करी वो कुछ सालों बाद वो खत्म हो जाती है बिल्कुल। वी हैव अ फिक्स स्टॉक ऑन अर्थ, उनका सिर्फ फिक्स्ड स्टॉक है अर्थ में, और विच कैन नॉट बी रेप्लेनिश्ड। वी डू डिस्कवर न्यू रिसोर्सेज दैट वी डिड नॉट नो ऑफ अर्लियर। इसके साथ हम कुछ नई नई रिसोर्सेज को खोज सकते हैं जिनके बारे में हमने पहले नहीं जानते थे। न्यू सोर्सेज इन दिस वे एड टू द स्टॉक। और जो नई नई चीज़ें हमने खोज लेते हैं ऑप्शन के रूप में, उनको स्टॉक में रखते हैं, ताकि वो भी हमारे आगे चल के काम आए। हाउएवर ओवर टाइम इवन दिस विल गेट एग्जॉस्टेड, और टाइम के अकॉर्डिंग ये सब चीज़ें भी धीरे धीरे खत्म होती जाती हैं।
देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल क्रूड ऑयल दैट वी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द अर्थ इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, हाउएवर वी मे फाइंड अ सोर्स ऑफ ऑयल दैट वी डिड नॉट नो ऑफ अर्लियर, एक्सप्लोरेशंस आर बीइंग अंडरटेकन ऑल द टाइम। ठीक है, तो जैसे क्रूड ऑयल एक एग्जाम्पल है जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं आज से, और एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, और इसके साथ ही हमने दूसरा सोर्स ऑयल भी ढूंढा है जो कि हमें पहले नहीं पता था बट अभी पता है। इसके साथ हम और भी एक्सप्लोरेशंस करते हैं टाइम टू टाइम। इसके बाद देखिए एग्जांपल टू है एग्जॉस्टेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, इसमें भी देखिए टेबल 1.7 दिया है, क्रूड ऑयल रिजर्व्स का एग्जांपल दिया है, मिडल ईस्ट कंट्रीज में, फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में और फिर वर्ल्ड में। ठीक है, कितने रिजर्व्स हैं, 1000 मिलियन बैरल्स जो आपका क्रूड ऑयल है उसका मेंशन किया गया है। ठीक है, मिडल ईस्ट में देखो आप तो 808 है ना, जो अरेबियन कंट्रीज ये सब यहाँ पे मेंशन की गई हैं, और यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स रिजर्व्स विल लास्ट। ठीक है, 70 ईयर्स तक यहाँ पे उम्मीद है कि रिजर्व्स रहेंगे। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 50 मिलियन बैरल्स, आपको 1000 मिलियन बैरल्स मिल जाएगा रिजर्व, साथ में 10.5 आप समझ लो नंबर ऑफ ईयर्स रिजर्व विल लास्ट। फिर वर्ल्ड में ओवरऑल देखें तो 1697 है और यहाँ पे 50.2। ठीक है, इसके बाद देखिए टेबल में यही बताया कि किस तरह से किन कंट्रीज में ज़्यादा है किन कंट्रीज में नहीं है, क्योंकि हमें अच्छे से पता है कि गॉड ने जो भी चीज़ें हमें दी हैं वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड है, अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये हमें डिपेंड करता है कि थ्रू कॉपरेशन हम एक दूसरे की हेल्प करें। सो द टेबल गिव्स एज एन एस्टिमेट ऑफ रिसोर्स रिजर्व्स ऑफ क्रूड ऑयल, मोर important it also tell us for how many years the stock of crude oil will last if people continue to extract it at the present rate। तो देखिए जैसे मैंने अभी बताया कि टेबल में बिल्कुल क्रूड ऑयल का रिजर्व तो बताएगी कहाँ कहाँ पर स्टॉक है, इस साथ ये भी बताया कि कितने साल तक रहेगा, कितने साल बाद ये खत्म हो जाएगा। अगर इसी तरह ओवर यूज होता रहा, द रिजर्व वुड लास्ट ओनली 50 ईयर्स मोर। ठीक है, 5-4 साल तक और ये रिजर्व चलेगा। दिस इज फॉर द वर्ल्ड एज अ होल, और ये पूरे वर्ल्ड के लिए होल बताया गया जो 50 ईयर्स का बताया रेशो। हाउएवर डिफरेंट कंट्रीज फेस डिफरेंट सिचुएशन। देखिए हर एक कंट्रीज का डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन फेस करता है। कंट्रीज लाइक इंडिया डिपेंड ऑन इम्पोर्टिंग ऑयल फ्रॉम अब्रॉड बिकॉज दे डू नॉट हैव इनफ स्टॉक्स ऑफ देयर ओन। अच्छा, इंडिया जैसे कंट्री की बात करें तो क्योंकि हमारे यहाँ क्रूड ऑयल इतना ज़्यादा नहीं होता है, इतना नेचुरल रिसोर्स हमारे यहाँ नहीं है, तो हम क्या करते हैं इसको बाहर देश से खरीदते हैं। ठीक है, हम दूसरी कंट्रीज पे डिपेंड है इसको खरीदने के लिए, क्योंकि हमारे पास है ही नहीं, इनफ स्टॉक नहीं है हमारे पब्लिक के लिए। इट प्राइसेस ऑफ ऑयल इंक्रीज दिस बिकम्स अ बर्डन फॉर एवरीवन। अगर मान लीजिए मार्केट में इसके प्राइस इंक्रीज हो गए तो ये बर्डन होगा हम सबके लिए, अगर आपको चाहिए तो फिर आपको ज़्यादा पैसे इसके लिए देने पड़ेंगे। देयर आर कंट्रीज लाइक यूएसए विच हैव लो रिजर्व्स एंड हैंस वांट टू सिक्योर ऑयल थ्रू मिलिट्री इकोनॉमिक पावर। अब देखिए केस देखिए यूएसए का, यूएसए के पास बहुत ही लो रिजर्व है क्रूड ऑयल के, बट वो अपनी मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर के थ्रू दूसरी कंट्रीज के ऑयल को सिक्योर करना चाहता है। ठीक है, ही वांट टू सिक्योर ऑयल थ्रू मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर। ठीक है, तो जो भी उसके पास खुद का रिजर्व है और दूसरी कंट्रीज के रिजर्व पे भी उसकी नजर रहती है, और वो मिलिट्री पावर इकोनॉमिक पावर के थ्रू उनको चाहता है। द क्वेश्चन सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट रेजेस मैनी फंडामेंटली न्यू इश्यूज अबाउट द नेचर एंड प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट जब भी हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है उसके साथ कुछ और भी इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। इस क्रूड ऑयल एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट प्रोसेस इन अ कंट्री डिस्कस। तो क्वेश्चन ये आ जाता है क्या क्रूड ऑयल क्या किसी कंट्री के डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हाँ, ये बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आप उसको सेल करके दूसरी कंट्रीज़ को आप अपनी कंट्री को डेवलप कर सकते हो। इसके साथ बी देखिए, बी क्वेश्चन है इंडिया हैज टू इंपोर्ट क्रूड ऑयल, व्हाट प्रॉब्लम्स डू यू एंटिसिपेट फॉर द कंट्री लुकिंग एट द अबव सिचुएशन। अब जैसे इंडिया का केस है कि यहाँ पे इतना स्टॉक नहीं है, इतना रिजर्व नहीं है क्रूड ऑयल का, तो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है दूसरी कंट्री से, हमें इसको खरीदना पड़ता है। तो इससे रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है इस सिचुएशन में, वो आपको एक्सप्लेन करनी है थोड़ी सी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा पेज आ रहा है, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन डू नॉट रिस्पेक्ट नेशनल और स्टेट बाउंड्रीज, दिस इशू इज नो लॉन्गर रीजन और नेशन स्पेसिफिक, आर फ्यूचर्स लिंक टुगेदर। देखिए हमने ये चीज़ हमेशा देखी है कि इन्वायरमेंट धीरे धीरे डिग्रेड हो रहा है, हर तरह से इन्वायरमेंट खत्म होते जा रहा है। ये कोई मैटर नहीं करता, नेशनल स्टेट बाउंड्रीज का रिलेटेड इशू नहीं है कि सिर्फ एक कंट्री का इन्वायरमेंट खराब हो रहा है या किसी एक स्टेट बाउंड्री का, ये पूरा नेशन आप देखो पूरे वर्ल्ड का यही पर्टिकुलर इशू है। आर फ्यूचर इज लिंक टुगेदर, हमारा फ्यूचर पूरा इसी पे डिपेंड करता है, इसी से लिंक्ड है। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट इज कंपैरेटिवली अ न्यू एरिया ऑफ नॉलेज इन विच साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट, फिलोसफर्स एंड अदर सोशल साइंटिस्ट आर वर्किंग टुगेदर। इसी वजह से जो सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट एक इतना इंपॉर्टेंट एरिया है जिसपे सारे के सारे जितने साइंटिस्ट हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, फिलोसफर्स हैं, अदर सोशल साइंटिस्ट जो हैं जो सोसाइटी के बारे में ये सब प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, उनकी तरफ काम करते हैं, ये सब इसी काम में लगे हुए हैं कि किस तरह से सस्टेनेबिलिटी और डेवलपमेंट अच्छे से रखी जाए। इन जनरल द क्वेश्चन ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस इज पेरेनियल at all times. As a member of society and as individuals we need to ask where we want to go, what we wish to become and what our goals are.
सो द डिबेट ऑन डेवलपमेंट कंटिन्यूज। तो देखिए जनरली बात करें तो ये क्वेश्चन जो है डेवलपमेंट और प्रोग्रेस का, ये पेरेनियल है। पेरेनियल मतलब हमेशा चलने वाला। यहाँ से देखिए ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन बन जाता है। आपको याद होगा आपने 9th पे पढ़ा है, पेरेनियल वर्ड काफ़ी आया है वहाँ पे, ड्रेनेज चैप्टर में आपने पढ़ा है। हिमालयन रिवर्स और साउथ की जो पेनिनसुलर रिवर्स होती है, तो हिमालयन रिवर्स को पेरेनियल रिवर्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये थ्रू आउट द ईयर फ्लो करती हैं, इनमें पानी खत्म नहीं होता है। तो ये इसी तरह से जो डेवलपमेंट और प्रोग्रेस का जो क्वेश्चन है, ये हमेशा पेरेनियल है, ठीक है, हमेशा चलता रहेगा एट ऑल टाइम्स। और एज अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी और एज ए इंडिविजुअल्स भी हम एक दूसरे से हमेशा क्वेश्चन पूछते रहते हैं, वी वांट टू गो, है ना, वेयर वी वांट टू गो, व्हाट वी विश टू बिकम एंड व्हाट आर गोल्स आर, हमारी लाइफ में क्या गोल्स हैं। सो ये जो डिबेट है इस डेवलपमेंट टॉपिक पे, ये हमेशा ही चलता रहेगा, ठीक है, कभी खत्म होने वाला टॉपिक ये है ही नहीं। इसके साथ ही देखिए आपका पूरा चैप्टर फिनिश हो गया है। आप देखिए मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि इस चैप्टर की इससे पहले 2 वीडियोस बन गई हैं, जो आपके प्रीवियस पेजेस को कवर करती हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ देख लीजिएगा। साथ ही इस चैप्टर के नोट्स और आपको जो फ्लो चार्ट है जिसमें सारे इंपॉर्टेंट हेडिंग्स मैंने एक्सप्लेन करी हैं, वो आपको मिल जाएंगी। और साथ ही इस चैप्टर की एक वर्कशीट, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 मार्क, 3 मार्क के, 5 मार्क्स के, वो आपको मैंने प्रोवाइड करे हैं। तो आप वो वीडियोज़ को भी एक बार देख लीजिएगा। इसके साथ ही देखिए एक्सरसाइजेज जो है एनसीईआरटी की क्वेश्चन आंसर्स, वो यहाँ पे मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ आपको कौन कौन से क्वेश्चन है। सो आप ट्राई करिएगा सर, अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा तो आई होप कि आपको सारे आंसर्स बहुत अच्छे से आ जाएंगे। किसी क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं, जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपको करने हैं, एक बार थोड़ा सा देखना ज़रूरी है। और बेसिकली तो आपके बिटवीन ऑफ द चैप्टर्स, बिटवीन ऑफ द पैराज जो लाइन से, वहीं से क्वेश्चन बनते हैं, बट यहाँ से भी कुछ 1-2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। और आप टेबल्स, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, बहुत ज़रूरी है। एक भी टेबल को आप छोड़िएगा मत, क्योंकि किसी पेज में जो टेबल होता है उसी से आप पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो आराम से समझ सकते हो, तो आपको लाइन टू लाइन रीड करने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। सो थैंक यू एवरीवन, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स।